मुझे लगता है कि ये सवाल पूछ सकता है। 100 सवाल है, ठीक है, 10 तो इजीली लड़ेंगे ही, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये पता नहीं क्यों लगातार है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही आते जा रहे हैं, तो कहानी बन जाएगा, ठीक है। और अंत में हम आपको कुछ सवाल और बता देते हैं। नमस्कार, मैं विराज आर्य, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो हाँ भाई, आज का क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके 5 फरवरी को होने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आप सभी बच्चे लगातार मुझे कमेंट करके आप बता रहे थे कि सर शॉर्ट क्वेश्चन का क्या करें, शॉर्ट क्वेश्चन का क्या करें। लॉन्ग क्वेश्चन आपने करवा दिया सर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भर भर के करवाए हो, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों, गेस क्वेश्चन भी दे दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी करवा दिए। शॉर्ट क्वेश्चन का क्या करें? तो मेरे भाई 10 क्वेश्चन शॉर्ट बनाना है ना, तो मैं आप सभी के बीच 100 वीबीआई सवाल को लेकर के आ गया हूं पूरे किताब से, मतलब चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक के पूरे 100 वीबीआई सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के मैं आंसर के साथ हिंदी और इंग्लिश माध्यम में लेकर के आ गया हूं। तो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। और मेरे भाई एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको समझाते हुए निकलूंगा, हर चीज लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आप सभी बच्चों को समझाते हुए निकलूंगा, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और कम वक्त में आपका रिवीजन होना काफी जरूरी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी देखना है और आंसर भी देखना है। कई बच्चे जो है ना बड़ा होशियार बनते हैं, ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगा, एक नजर दोहरा लेंगे, सब चीज ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाई समझ लो एक चीज, 4 तारीख को शाम में इसका पीडीएफ मिलेगा। जो नजर दोहराने वाला बात है ना, तो समझ लो कि 4 तारीख को शाम में मिलने वाला। बार बार आप वीडियो से रिवीजन करोगे, क्यों? क्योंकि सर को फायदा होगा। नहीं, जब आप वीडियो से रिवीजन करते हैं तो आपका कान और आंख दोनों काम करता है, ठीक है, कान से आप सुनते हैं और आंख से देखते हैं। लेकिन पीडीएफ मिलता है ना, तो आप कहते हैं कि शाम में देख लेंगे, रात में देख लेंगे, परसों देख लेंगे, है ना, लास्ट टाइम में देख लेंगे, और आप जो है कहीं ना कहीं से अपनी प्रिपरेशन को कमजोर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। 100 वीबीआई क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इसमें से आप सभी के है ना मिल जाना चाहिए, तो कहीं से कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होंगे। 100 ये अपने पास 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं। काफी स्पीड में हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है, काफी आप समझ सकते हैं कि स्पीड को ठीक ठाक हम लोग मेंटेन करके रखने वाले हैं। और आप सभी बच्चे जैसा कि जानते हैं कि अर्जुना क्लास कल आ रहा है, कृष्णा क्लास कल आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव में ये दो क्लास कट डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। और 4 तारीख को शाम 6 बजे, ठीक है, 15 मिनट के लिए मैं लाइव आ रहा हूं, जिसमें आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव कौन से सिलेक्ट करने हैं, पेपर कैसे लिखने हैं, सारी बातें जो है एकदम लास्ट मोमेंट में हम लोग अपने पास बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से जो है पढ़ने वाले हैं। और आशा और उम्मीद करते हैं कि बायोलॉजी का एग्जाम आज आपका अच्छा गया होगा। पहला क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है कि आवेश का संरक्षण क्या है। तो मेरे भाई आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका क्या होता है, विनाश होता है, इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं। और हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर कोई विलगित निकाय है, तो हमेशा उसमें नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब क्यू नेट जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और क्या बोल सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल क्या है ये समझिए। देखिए, हो सकता है कि सवाल आए, हो सकता है कि सवाल ना आए। 100 सवाल है, 100 तो आएंगे नहीं, 20 सवाल पूछे जाएंगे। और आप उम्मीद रखिए कि 15-16 सवाल इस क्लास से आपका लड़ जाना है, ठीक है। तो ये सवाल भी हो सकता है कि पूछ ले। बोल रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम्ब आवेश में कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप सभी बच्चों को पता है कि आंसर क्या होगा। ये बनाना कैसे है, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। Q = 1 कूलम्ब क्वेश्चन में गिवन है। E का मान हम लोग जानते हैं, N का मान हम लोग को निकालना है, तो Q = N होता है, तो N = Q/E। तो छोटा सा कैलकुलेशन है, करेंगे तो अपने पास आंसर जो है ये आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व को परिभाषित करें, ठीक है। अब देखिए ये सवाल जो है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व को आप परिभाषित करिए, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। या तो आपसे रैखिक का परिभाषा पूछ सकता है, या पृष्ठ का, या फिर आयतन का। मैं तीनों का बता देता हूं। सबसे पहले तो अपने पास जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं कि आवेश के पृष्ठ घनत्व को है ना परिभाषित करें, ठीक है। डिफाइन द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। देखो, अगर आवेश वितरित होता है क्षेत्रफल में, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर क्षेत्रफल कितना A, जिसमें चार्ज कितना है Q, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A क्षेत्रफल में आवेश कितना है Q, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना होगा Q/A। एकांक क्षेत्रफल में आवेश का जो वितरण होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ पर लिखा है एकांक
क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। सरफेस डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। हिंदी के हो तो ये लिख लेना, इंग्लिश के हो तो ये लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चांसेस का अगर हम बात करें ये क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है, तो भाई कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आप पूरा पढ़ के जाओ अच्छे से। आप कुछ ही सवाल इसमें ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और कौन कौन इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है, मैं आपको वीडियोस में बताते चलूंगा, ठीक है। कूलम के नियम क्या है, तो आप सही बच्चे कूलम के नियम को जानते हैं। ये जो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है, यही क्या होता है, कूलम का नियम। हालांकि यहाँ पर कूलम फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट बोलचाल की भाषा में इसको भी बोला जा सकता है। तो आपको पता है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाए तो उनमें बल काम करता है। कौन सा बल, विद्युत बल काम करता है। उनमें जो है इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, ठीक है। और ये डिफाइंड किससे होता है, कूलम्स लॉ से। और कूलम्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि इस नियम के अनुसार लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। According to this law, the electric force is proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया किसका, कूलम्स लॉ का। और कूलम्स लॉ का जब डेफिनेशन लिख देंगे तो हम यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं। और अच्छा बनाना हो तो इस फॉर्मूले में जो कूलम्स कांस्टेंट है उसका मान भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इतना आपको लिख करके आना है। डिटेल में अगर जाना चाहते हैं, किन्हीं बच्चे का इच्छा हो ये सब भी लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, हालांकि नीड नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो उस पर लगता है बल, ठीक है। दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो उसमें क्या लगता है, बल, ठीक है। तो उसी क्षेत्र का नाम क्या देते हैं, विद्युत क्षेत्र। परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी धनावेश है तो इससे निकलता हुआ होगा और ऋणावेश है तो उसमें आता हुआ होगा, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एकदम कम टाइम में आप सभी बच्चों को पूरी है ना शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश हमारी आज रहेगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो मेरे भाई किसी माध्यम में विद्युतशीलता एवं हवा या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। परिभाषा हिंदी इंग्लिश दोनों में माध्यम में लिखा गया है। हवा के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 1, ठीक है। और अगर बात करें पानी के लिए तो 80 होता है। और धातु के लिए बात करें तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसको देख लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। Q0 पर अगर F बल लग रहा है तो एकांक पर कितना लगेगा, F/Q0। तो F/Q0 ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। इन वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। बाकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है, अगर आप चाहें तो आज से आपके पास 3 दिन है, आप नोट्स भी शॉर्ट नोट्स इसका बना सकते हैं। पीडीएफ आपको 4 तारीख को टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नहीं देने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ बच्चे है ना जो लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है, कि पीडीएफ मिल जाएगा तो हम देख लेंगे, और वो कब देखते हैं है ना पता ही नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, कोई अपने पास डाइपोल है तो उसका एक चार्ज ले लेंगे और टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, उसका प्रोडक्ट क्या है अपने पास, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर। यहाँ पर अरेंजमेंट लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो Q इंटू 2a, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2a होगा। यहां से लेकर के यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई मेरे, 2a हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू 2QA, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुणों को लिखे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट टू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जिन इमेजिनरी लाइन का, ठीक है, हम लोग जो है सो प्रयोग करते हैं विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए, जिन काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और उस पर खींचा गया स्पर्श रेखा वहां पर क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन इमेजिनरी लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, यह खुला पास बनाता है, ओपन लूप बनाता है। प्लस से शुरू होगा, माइनस पर खत्म, तो ये खुला पास को क्या करेगा, बनाएगा। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इट्स फॉर्म ओपन लूप, ठीक है। और यह धनावेश से शुरू होता है एवं ऋणावेश पर खत्म, धनावेश से निकलता है ऋणावेश पर जाकर के खत्म। इंग्लिश वाले यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेंगे, इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 10 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है।
है ना। और ये सवाल आप सभी बच्चों को याद करके जाने ही जाने हैं। हालांकि आप सभी बच्चों को पहले से उम्मीद करते याद होगा, रिवीजन के पर्पस से ये करवा रहे, एकदम कम टाइम में 100 सवाल देखिए, ठीक है। विराज सर बोले थे ना लास्ट तक आप सभी बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, तो हम अपने वादे पर अब खड़े उतरने जा रहे हैं। आपका 5 फरवरी को एग्जाम है और 4 तारीख की आखिरी रात तक आप बच्चों आपके साथ रहेंगे हम, ठीक है। मैंने जो आपसे वादा किया वो मैं आप पूरा करने जा रहा हूं और मैं बता नहीं सकता हूं कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है इस वादे को पूरा करके, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, ठीक है। कभी देखे हैं कोई दोस्त लोग के साथ मेरा फोटो वोटो इधर उधर? नहीं, जो है सो फिजिक्स है और आप हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। व्हाई डोंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। देखिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि जब वो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देगी तो एक ही बिंदु पर दो को विद्युत क्षेत्र मिलेगा, जो कि संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर अपने पास येलो और ग्रीन वाला जो है एक दूसरे को पी पॉइंट पे काट दिया। अभी कह रहा है कि इधर होगा, ये कह रहा है कि इधर होगा। तो मैंने आपको याद रखने के लिए तरीका भी सिखाया था, ठीक है, कि आप उसका काट सकते हो, वो आपका काट सकती है, लेकिन दो वैद्युत बल रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और दो समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है विद्युत फ्लक्स क्या है। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आप सभी बच्चे इसको याद कर लीजिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और शाम 4 बजे जो हम लाइव आ रहे हैं, किस दिन, 4 फरवरी को शाम 6 बजे, माफ कीजिएगा 4 बजे बोल दिए थे, 6 बजे जो लाइव आ रहे हैं उस दिन आपको ये भी बताएंगे कि अगर सवाल भूल जाइएगा तो कैसे याद कीजिएगा, और ऐसा सवाल पूछ दे 9 को सवाल बन रहा है, एगो बनिए नहीं रहा, तो उसको कैसे बनाना है, बहुत बहुत है ना। मतलब वो मिस्टीरियस क्लास आप सभी बच्चों का होने वाला है, लास्ट क्लास होगा, मिस्टीरियस होगा, 15 मिनट का मात्र क्लास है। अगर हो सके तो वक्त निकाल के जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए अब विद्युत फ्लक्स क्या है, तो मेरे भाई जो सतह है उसके लंबत गुजरने वाली, ठीक है, कोई सतह है उसके लंबत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषित कैसे होता है, ई ए कॉस फाई करके, ठीक है, या फिर ई डॉट ए करके, इन डिटेल आपको पढ़ा रखा है मैंने, अभी बस रिवीजन करना है। गॉस का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आप याद कर सकते हैं। गॉस साहब क्या कहते हैं कि बंद सतह के अंदर जो आवेश उपस्थित है उसमें आप एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दो, तुमको क्या मिल जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखा हुआ अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो गॉस लॉ को क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ क्यू इन, सब आवेश को जोड़ करके लिखना है, ठीक है। और बट्टा में क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। मुझे लगता है कि ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, मुझे लगता है कि ये सवाल पूछ सकता है। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक, है ना, देखिए आप याद रखिएगा, मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर ये सवाल पूछता है तो आप सभी को अच्छे तरीके से बना करके आना है। 100 सवाल है, ठीक है, 10 तो इजीली लड़ेंगे ही, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। जब 1 वोल्ट विभवांतर में, जब 1 वोल्ट विभवांतर में कोई एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है, तब जो एनर्जी वो गेन करता है, अर्जित करता है ऊर्जा, उसी ऊर्जा की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और एक ईवी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होता है। आज की क्लास से कई सारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे, तो आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से आज का क्लास करिएगा, आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखे। इंपॉर्टेंट है, आसान है बट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम अनंत से एकांक धन आवेश को लाते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, तब जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं विभव। तो विभव बराबर क्या, कार्य बट्टा आवेश, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम लोग इसको बोल सकते हैं। और विद्युत विभव बराबर, है ना, कार्य बट्टा आवेश लिख सकते हैं, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज। इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट, जो कि बराबर होगा जूल पर कूलम के। हिंदी वाले हैं तो ये लिख लेंगे, इंग्लिश वाले हैं तो ये लिख लेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समविभवी तल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्यों, है ना, पता नहीं क्यों, लेकिन लगातार इंपॉर्टेंट सवाल अभी आपके आते जा रहे हैं, तो आप सभी बच्चे इसको एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। समविभवी तल क्या है, देखिए एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, बराबर हो, उसको समविभवी तल कहते हैं। हर एक जगह पोटेंशियल अगर सेम है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं। और ध्यान से एक चीज समझिएगा आप सभी, ठीक है, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3, गोलाकार होते हैं, बेलनाकार होते हैं और समतल होते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समविभवी सतह के 2 गुणों को लिखिए। पता नहीं क्यों लगातार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही आते जा रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभवी तल के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो 2 पॉइंट का डिफरेंस निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 0 होगा। और 2 समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। एक का है 5 वोल्ट, एक का है 7 वोल्ट, काट देगा तो वो बिंदु पर ही कहेगा 5 होगा, ये कहेगा 7 होगा, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें। भाई मेरे
बहुत MBBI सवाल है ये। क्या है आपका MBBI सवाल, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मैंने आप सभी बच्चों को कई बार सॉल्व करवाया है, बट यहाँ भी देख सकते हैं एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स है A और B, और हम A से B तक अगर लाना चाहेंगे इस चार्ज को, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है तो इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लिया छोटा सा विस्थापन हुआ dx, तो dx विस्थापन में कितना कार्य किया गया dw, तो dw को क्या लिख सकते हैं f dx cos थीटा, तो जो अपने पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स था वहां से, ठीक है, क्लास 11 के फॉर्मूला से, तो dw बराबर f dx cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो कितना बन रहा है एंगल 180, ठीक है, एंगल कितना बन रहा है 180, 180 यहाँ पर पुट किया, cos 180 का मान -1 होता है, तो dw बराबर माइनस f dx। अब देखो dw को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर w बाई क्यू नॉट होता है, तो w बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, तो w बराबर हो जाएगा क्यू नॉट इंटू वी, तो छोटा सा कार्य अगर रहेगा तो छोटा सा विभव आएगा, तो dw को रिप्लेस कर दिया इससे, और f को क्या लिख सकते हैं, तो q इंटू ई, तो यहाँ से क्यू नॉट के फॉर्मेट में है, तो क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो dv बराबर माइनस ई dx, तो यहाँ से e बराबर माइनस dv अपॉन dx हो गया, और यही है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, 2 मिलीमीटर है तथा विभवांतर 1000 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज 2 मिलीमीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। x का मान दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो मीटर में चेंज किया, मिली का मतलब क्या 10 टू द पावर -3, ठीक है। वोल्टेज दिया कितना 1000 वोल्ट, तो 1000 रख दिया, E बराबर माइनस dv अपॉन dr होता है, इसको हम जनरलाइज फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पर अपने पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास है, तो वो रख दिया, डिस्टेंस रख दिया, कैलकुलेट किया, तो अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नजर इधर आप लोग देख लीजिएगा। अब है स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का परिभाषा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे याद रख लीजिएगा, 5 फरवरी को पूछा जा सकता है। देखिए हम आपको क्या मतलब क्या लगा था नहीं लौटेंगे, हैं क्या लगा था नहीं लौटेंगे, क्या लगा था नहीं आएंगे, यहीं से जाएंगे, है ना भाई साहब। ये डायलॉग याद है ना, कान पक गया सुनते सुनते, सब बच्चा सबका बोल रहा था। रानी याद आई, रानी जब विद्युत क्षेत्र में है ना हम चाहते हैं कि कोई चीज रहे और सुरक्षित रहे, तो मेटल के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, मेटल के अंदर बंद करके उसको रख देते हैं, बस यही प्रोसेस कहलाता है स्थिर वैद्युत परीक्षण कहलाता है। परीक्षा में कोई नहीं लिख दिया देना है ना, क्या सोचा था नहीं आएंगे नहीं लौटेंगे, नहीं ये सब नहीं लिख देना, ठीक है। ये तो ऐसा ही हम आपको हंसाने के लिए लिखे हैं, आप लोग जो है एग्जामिनेशन में प्लीज और प्लीज ये सब मत लिख दीजिएगा कि क्या लगा था, है ना, क्या लगा था क्या, ठीक है। चलिए यहाँ पर रानी को हम लोग फिर से क्या कर दिए, बंद कर दिए, ठीक है, बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, चालक की धारिता से क्या समझते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। देख मेरे भाई ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चालक की धारिता क्या है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है, किसी चालक के द्वारा आवेश को संचित करने की क्षमता को, ठीक है, या विद्युतीय ऊर्जा को संचित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। और धारिता किसके बराबर होता है, तो धारिता जो है अपने पास वो बराबर हो जाता है Q बाय V के बराबर। तो आप फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं, बाकी लैंग्वेज पूरा लिख करके दे रहे हैं, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाट डज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। यही सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। सेम सवाल को ऐसे पूछेगा कि संधारित्र की धारिता किन किन कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। तो आपको सेम चीज लिखना है, चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है, चालक के बीच की दूरी पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते, समांतर पट्टिका संधारित्र क्या है। दो प्लेट को एक दूसरे से समांतर रखा जाता है, एक पर जितना आवेश धनावेश होगा और एक दूसरे पर अपने पास अपने जितना उतना ही ऋणावेश होगा, ठीक है। तो ये सवाल आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल को आप सभी बच्चे देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होगा। देखिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा तीखा मोड़ लेता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर अपने पास तीखा मोड़ लेता है तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेकंड प्लेट्स इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट पहले प्लेट के विभव को कम करता है ताकि संधारित्र पर अधिक आवेश संचित हो सके, ठीक है। जो संधारित्र है
उसमें दूसरा प्लेट पहले प्लेट के विभव को कम रखता है ताकि चार्ज जो है ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो सके, और यही तो हम लोग का टारगेट भी है। ठीक है, 1 वोल्ट क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर अनंत से 1 कूलम्ब के आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो प्राप्त विद्युत विभव के मान को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे इसको अच्छे से प्रूफ कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं। ठीक है, बोल रहा है क्या कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है, या फिर आप सेम क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं कि चालक की ऊर्जा को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये कोई चालक है या संधारित्र है, मान लीजिए जिसमें क्यू आवेश दिए, तो इसका विभव कितना है अपने पास भी, तो छोटा सा आवेश को लाने में छोटा सा कार्य किया गया, तो डीडब्ल्यू बराबर क्या, तो सर एफ डी एक्स कॉस थीटा यहां भी लिख देंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला पोटेंशियल वाला, तो वर्क बराबर क्या होता है अपने पास, तो पोटेंशियल इनटू क्या होता है चार्ज, छोटा सा अपने पास कार्य है तो छोटा सा आवेश लाए हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। बाकी कैपेसिटर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि C बराबर होता है Q बाई V, तो V बराबर क्या हो जाएगा अपने पास Q बाई C, तो V को रिप्लेस करके Q बाई C रखा, दोनों तरफ समाकलन किया क्योंकि छोटा सा कार्य नहीं चाहिए पूरा कार्य चाहिए, तो यहाँ पर बन गया W, और देखो ध्यान से कि इसको रिप्लेस करके वैसे ही छोड़ दिया। C संधारित्र, अपने पास चालक की धारिता तो नियत होती है तो बाहर निकलेगा नीचे में, तो 1/C, Q का पावर नहीं कुछ होता कितना A, इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे, चार्ज पहले 0 का बाद में Q हो जाएगा तो ये मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि Q बराबर C इंटू V होता है, तो Q बराबर C इंटू V रखेंगे तो हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, संधारित्र के उपयोग को लिखे। ठीक है, हो सकता है कि अगर किन किन बातों पर निर्भर करती है वो ना पूछे तो ये सवाल आपसे पूछ ले। ठीक है, राइट डाउन द यूज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है वो तो आपको बता दिया, इसका उपयोग क्या है तो उपयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 1 फैराड क्या है, 1 फैराड क्या है, तो आप बोल सकते हैं ठीक है कि अगर किसी भी चालक या किसी भी संधारित्र पर 1 कूलम्ब के आवेश को लाने से विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो जाता है, ठीक है, तो प्राप्त धारिता का मान क्या कहलाता है, 1 फैराड कहलाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते, धारा घनत्व क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका क्या है सवाल है, व्हाट इज करंट डेंसिटी। अगर ये कोई चालक है, इसके ए क्षेत्रफल से आई करंट फ्लो होता है, तो एकांक क्षेत्रफल से कितना होगा, आई बाई ए, वही धारा घनत्व है अपने पास, करंट डेंसिटी है। मतलब क्या कि कितने एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, या फिर इसको डिफाइन करना हो तो करंट फ्लोइंग है ना पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अपने पास डेफिनेशन लिखा हुआ है, फॉर्मूला वगैरह सजा करके लिख दिए हैं, आप अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल, अपवाह वेग या संवहन वेग जो है वो क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, जब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर को आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करता है उसी को अपवाह वेग कहते हैं, और अपवाह वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाई एम होता है। इसको भी याद रखना आप सभी बच्चों को। नेक्स्ट सवाल, विश्रांति काल क्या है। ठीक है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसको नहीं कहूंगा लेकिन याद रख लीजिएगा। देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो उनमें प्रभावी टक्कर जो होगा, आमने सामने की टक्कर एकदम, ठीक है, उनमें जो टाइम लगेगा उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उसको विश्रांति काल कहते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन टकराएं उसमें टाइम जो भी लगेगा वही कहलाएगा क्या, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, और ये अप्रोक्स जो है 10 के पावर -14 सेकंड का होता है, मतलब इतने टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, गतिशीलता क्या है, व्हाट इज मोबिलिटी, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, 2 नंबर में ज्यादा मुझे संभावना नहीं लग रहा है, फिर भी याद कर लीजिएगा कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा एवं अपवाह वेग में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एमबीबीआई आपके ये भी आपके क्या हो गए सवाल हो गए, आप सही बच्चे इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, ये कोई चालक है, यहाँ विभवांतर स्थापित है, उच्च विभव निम्न विभव मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो करंट भी इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है। तो I बराबर Q बाई टी। ठीक है, I बराबर Q को क्या लिख सकते हैं, N बाई टी। मान लेते हैं कि इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या N है, तो पूरे आयतन में कितना होगा, एक लंबाई, इसका क्षेत्रफल मान लो कि A है, ठीक है, और लंबाई L है, तो यही तो आयतन हो गया A इंटू L। तो इसके आयतन, पूरे आयतन, एकांक लंबाई में अपने पास एकांक आयतन में कितना है, स्मॉल n है, तो पूरे आयतन में कितना होगा, NaL हो जाएगा, तो यही कैपिटल N के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कैपिटल N की जगह पर यहाँ पर जो है सो N इंटू AL, E है तो E लिख दिया T। अब देखो, चालक का लंबाई अगर L है और VD से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो चलने में समय कितना लगेगा, पार करने में समय जो है कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या, दूरी बट्टा चाल, तो लंबाई L और VD स्पीड से चल रहा है तो VD, T को भी रिप्लेस कर दिया, L से L कट गया, तो I बराबर NEA बट्टा 1/VD। तो सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, NEA VD आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक नजर आपको इधर भी फेर लेना है,
हम जानते हैं कि I बराबर NeAVD होता है। अब ये किसमें, धारा घनत्व और अववाह वेग में संबंध है, ठीक है। तो A को इधर लाएंगे तो I बाई ए जो है यही बन जाएगा क्या, करंट डेंसिटी बन जाएगा, तो J बराबर NeVD आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और देखिए कि ओम का नियम क्या है, ठीक है। एक नजर इधर भी आप देख लीजिएगा, नियत ताप पर, है ना, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यही ओम्स लॉ है। ये क्या है फिर, ओम्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप जो है अच्छे तरीके से डेफिनेशन ओम के नियम का जानते हैं, तो यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना मुझे कायदे से सही नहीं लग रहा है। प्रथम सिद्धांत के अनुसार ओम का नियम लिखे या संवहन वेग, है ना, के सिद्धांत के अनुसार ओम के नियम का स्थापना करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लेवल अगर अप करेगा, अगर बिहार बोर्ड लेवल अप करेगा तो ये सवाल जरूर पूछेगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसको अच्छे से समझ लीजिए, है ना। I इक्वल टू NeAVD होता है, ठीक है। तो I इक्वल टू NeAVD, इलेक्ट्रॉन अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, E टाउ बाई m लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र को क्या लिख सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र को विभव बटा, है ना, चालक की लंबाई, यहाँ से n, देखिए E इंटू ई स्क्वायर a, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र को बदल दिया तो विभव बट्टा चालक की लंबाई, m है तो m बट्टा में, और यहाँ टाउ तो टाउ लिख दिया, ठीक है। तो I इक्वल टू, अब देखिए कि इसको सॉल्व कर रहा है तो L नीचे आ जाएगा, तो सेम चीज, है ना, नीचे LM आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को इधर लाएंगे, इस पूरे को इधर लाएंगे, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। ये पूरा मसाला पता है क्या है, प्रतिरोध है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, RI, तो यहाँ से नियतांक घटाएंगे तो भी समानुपाती I आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया अपने पास ओम का नियम, और R का फॉर्मूला भी निकल गया, LM बट्टा NE स्क्वायर A टाउ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से एक सवाल पूछता है, ठीक है, कि अगर विश्रांति काल के मान को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अब विश्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ओम के नियम का सदिश रूप क्या है, ठीक है। व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे चुनने के लिए, ठीक है। और अगर नहीं तो 2 नंबर में भी सवाल पूछेगा। कैसे बनाना है फटाफट से देख लीजिए। I इक्वल टू NeAVD होता है, तो I इक्वल टू NE, है ना, A। अब देखिए VD की जगह पर हम E टाउ बाई m रख दिए। अब सब को एक साथ और A और E को खाली निकाल लेंगे बाहर। तो आप अपने पास I इक्वल टू, है ना, सबको एक साथ सेपरेट कर लिया, A और E को बाहर निकाल दिया। A को इधर भेज देंगे ताकि ये J बन जाए, ये अपने पास टर्म बन जाएगा क्या, J। और ये पूरा जो मसाला दिख रहा है ये 1 बाई रो के बराबर होता है, तो 1 बाई रो रख दिया, है ना। और यहाँ से क्या E, 1 बट्टा रो। अपने पास प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, है ना, तो वहां पे चालकत्व कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा आ गया, तो इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसको आप याद रख सकते हैं, बाकी 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोध क्या है, इसके ऐसा ही मात्रक को लिखे। चालक से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है प्रतिरोध। वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है प्रतिरोध, ठीक है। और प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। तो सिंपली, है ना, हम लोग जो है प्रतिरोध का परिभाषा लिख करके ऐसे डायग्राम बना करके छोटा सा इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ऐसा यूनिट भी बोला है मेंशन करने के लिए, ठीक है। ऐसा यूनिट भी बोला है मेंशन करने के लिए। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर क्या, एम्पियर, इसी को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है, इसके SI मात्रक को लिखे। देखिए विशिष्ट प्रतिरोधकता प्रतिरोध को ही कहते हैं विशेष स्थितियों में, जब चालक की लंबाई एकांक हो और क्षेत्रफल भी क्या हो जाए, एकांक हो जाए। और देखिए कैसे यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो देखो ध्यान से, है ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता का अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर है, RA/L। तो इसका तो ओम होगा मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा अपने पास, तो इसका मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो SI यूनिट जो है इसका वो क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते। विद्युत वाहक बल क्या है, इसके SI मात्रक को लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी बच्चे इसको देख लीजिएगा। देखिए जब अपने पास सर्किट जो है वो ओपन हो, जब सर्किट क्या हो, अपने पास ओपन सर्किट हो, मतलब उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, ठीक है, तब जो बैटरी या सिरा होता है उसके मध्य विभवांतर को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। नहीं पता है तो रट लो, नहीं पता है तो क्या कर लो, रट लो, ठीक है। जब अपने पास परिपथ से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा होता है तब बैटरी या सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है वो वोल्ट होता है, ये नहीं कि बल है तो न्यूटन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए किसी सेल या बैटरी के खुद के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। और इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, तो इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, तो छोटा वाला R से, ठीक है। जो बैटरी के ऐसे बगल में दिखाते हैं, लेकिन बैटरी का जो इलेक्ट्रोड और कैथोड होता है, अपने बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है एनोड और कैथोड, उसके बीच अपने पास जो है अंदर में बैटरी के इंटरनली ही अपने पास ये रेजिस्टेंस हमको मिलता है, इसीलिए नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो भैया देखिए
आंतरिक प्रतिरोध जो है बैटरी का खुद का प्रतिरोध होता है, ये इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर निर्भर करती है, प्लस और माइनस रहता है ना उसके बीच दूरी है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया है उस पर भी डिपेंड करता है, विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। जो अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है जिन अपने पास बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, उसके एरिया सर जो उनका एरिया है ना, उस पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल, विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में संबंध स्थापित करे। कुछ नहीं, एक ओपन सर्किट एक क्लोज सर्किट, यहाँ ईएमएफ कहलाएगा, यहाँ टीपीडी कहलाएगा, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास ये रिलेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब है विद्युत शक्ति। ठीक है, तो भाई मेरे विद्युत शक्ति क्या है, लिखा है किसी विद्युतीय परिपथ में प्रति एकांक समय में किया गया जो कार्य है वही विद्युतीय शक्ति कहलाता है। इसे किससे दिखाते हैं, पी से। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप जानते हैं कि जो अपने पास विद्युत शक्ति है वो वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। इसलिए आपको बोले थे जो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से भी आज का क्लास आपका इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आप सभी बच्चों के सामने है ना एमवीवीआई सवाल आ गया। बोल रहा है शंट क्या है, इसके दो उपयोग को लिखे। व्हाट इज अ शंट, राइट डाउन टू यूजेज ऑफ इट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, है ना, शंट क्या है, इसके दो उपयोग को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। देख मेरे भाई, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जो छोटे मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं वही क्या है अपने पास शंट। और शंट का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसकी सहायता से गैल्वेनोमीटर को बढ़ाया जाता है, और शंट के सहायता से हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर को किस में बदलते हैं, एमीटर में बदलते हैं। नेक्स्ट सवाल, विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे। ठीक है भाई मेरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ये ज्ञात करता है, और दो विद्युत वाहक बलों की ये क्या करता है, तुलना करता है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करता है। विद्युतीय परिपथ से संबंधित किरचॉफ के दोनों नियम को लिखे। पहला है केसीएल, वो कहता है कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी संधि पर किसी भी जंक्शन पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, और ऐसा भी बोलता है कि आने वाली धारा जो है वो जाने वाली धारा की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और दूसरा है केवीएल, जो कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो जितने भी प्रतिरोध हैं सभी के विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंज बल क्या है, जब एक आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र से होकर के गुजरता है जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद हो, तब लगने वाले आवेश पर तब लगने वाले कुल बल को क्या कहते हैं हम लोग, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन पढ़ के और याद कर लेना है, और ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक है ना ध्रुव प्रबलता और बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। फॉर्मूला वहां पर मेंशन किया गया है। बायो सेवार्ट के नियमों को लिखे। बायो और सेवार्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि किसी भी धारावाही है ना, किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसको हम लोग निकाल सकते हैं, और इसी को क्या नाम दिया, बायो सेवार्ट का नियम, जो कि बराबर होता है किसके, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर के। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल आप एक लाइन लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो मेरे भाई राइट हैंड थंब रूल लगाना, इसका दक्षिण आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन, और मैंने चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव में आपको करके भी दिखाया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, अपने पास ये सवाल है ना कम चांस है, लेकिन हो सकता है कि भाई पूछ ले। अब क्या है, देखो भाई पूरा पढ़ के जाओ, हम तो यही कहेंगे, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में रहो कहीं नुकसान ना हो जाए, इसीलिए पूरा पढ़ के जाइए, अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। बोल रहा है क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से 90 डिग्री पर कोई आवेश Q चाल V से इस प्रकार चाल V से इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान क्या होगा। सुनो, अब 90 डिग्री का कोण है तो बल अधिकतम लगेगा। अब बल अधिकतम लगेगा तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। मैंने पढ़ा रखा है स्ट्रेट लाइन कब होगा, सर्कुलर कब होगा, और हेलिक्स कब होगा। इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा कौन, मैग्नेटिक फोर्स। दोनों का फॉर्मूला रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो R बराबर P बाय Q भी आ जाएगा, जहां पर P क्या है, मोमेंटम। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बोल रहा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरह बदला जाता है। ठीक है, तो भाई मेरे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसके
श्रेणी क्रम में एक लोड प्रतिरोध या उच्च मान के प्रतिरोध को हम लोग लगाते हैं, तो यही गैल्वेनोमीटर, ये रहा उच्च प्रतिरोध, इसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे, वोल्टमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरीके से बदला जाता है। ओफो, अच्छा सवाल है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जो है ना, हम लोग जब एक छोटे मान के प्रतिरोध शंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो वही व्यवस्था को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ये कहता है, ठीक है, कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन है ना, लंबाई के सापेक्ष समाकलन को रैखिक समाकलन कहते हैं। ठीक है, रैखिक समाकलन जो है ना, वो अपने पास बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है, ठीक है, वो बराबर पथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा और निर्वात या हवा की चुंबकशीलता है ना, म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सवाल जो है मॉडल पेपर में भी है, ठीक है, और सेंटर में, मतलब ये दोनों में से कोई एक में है ये सवाल, तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, परिनालिका क्या है। ठीक है, देखिए आप बोल रहा है क्या कि जब किसी चीनी मिट्टी से बनी बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई अधिक हो और त्रिज्या बहुत कम हो पर तांबे का तार लपेटा जाता है, तब बनने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, इस डायग्राम को बस दिखने के लिए मैंने लगाया है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्या, किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ, इसमें भी आप हाँ या नो में जवाब देंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है सर, 2 नंबर में सिर्फ इतना लिख देंगे तो नंबर मिलेगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो आपका आंसर भी तो उसी टाइप का होना चाहिए। बोला किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है, क्या यह संभव हो सकता है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो, समझाएं। ठीक है, हाँ हो सकता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र हो। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एक सिनेरियो लीजिएगा, एक में लिख दीजिएगा कि किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं हो रहा है, इसका यह तात्पर्य है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ना हो। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होगा तो आवेश उसके समांतर या प्रति समांतर दिशा में गति करे, तब भी उस पर कोई बल कार्य ना करेगा। ठीक है, तो ये से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक नजर फेर लीजिएगा। किसी धारावाही है ना चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत चुंबकत्व का प्रभाव महसूस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगली सवाल है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, पूरा याद करने वाला है, एक बार हम आपको समझा भी रखे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शंट क्या है, इसके 2 उपयोगिता को लिखे, MVBI सवाल है। ठीक है भाई मेरे, MVBI सवाल। ठीक है, और शंट तो हम पहले भी आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो अभी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आज की क्लास में 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट सवाल, चुंबक के 2 गुणों को लिखे, राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, चुंबक के 2 गुणों को लिखना है, बहुत सारा गुण है, 2 गुण यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए जिन काल्पनिक रेखा का प्रयोग करेंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम लोग कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 2 गुणों को लिखे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र सतत तथा बंद वक्र बनाता है। आप जानते हैं कि नॉर्थ से निकल करके साउथ में घुसेगा, साउथ से निकल कर फिर कहां घुस जाएगा, नॉर्थ में, मतलब ये क्लोज लूप को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, और बोल रहा है कि यह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर है ना, परंतु चुंबक के अंदर जो है यह दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें, इसके SI मात्रक को लिखे। पहले से परिभाषित कर दिया, कोई एक है ना ध्रुव का ध्रुव प्रबलता गुना बीच की कुल दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्वों की परिभाषा दे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपका। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्वों की है ना हम लोग को क्या करना है, परिभाषा देना। चुंबकीय तत्व का मतलब होता है ऐसा है ना, मतलब ऐसा भौतिक राशि या फिर ऐसा तत्व जिसकी सहायता से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करते हैं। देखते हैं दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक है नमन या नति कोण, एंगल ऑफ डिप, और अपने पास तीसरा जो है दोस्तों वो क्या है, तो वो है अपने पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्या है, क्षैतिज घटक है। ठीक है, 65 नंबर सवाल देखिए, नमन कोण का मान लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र है ना और जो अपने पास धरती है उसके क्षैतिज घटक के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। और नमन कोण का मान ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, विषुवतीय रेखा पर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते, क्यूरी का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जो है क्यूरी लॉ आप सभी जो है याद कर लीजिएगा। क्यूरी लॉ क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका मेंशन है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं SI मात्रक को लिखे। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो
किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, है ना, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। परिभाषा ऐसे लिख देंगे। और एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई यूनिट इसका हो जाएगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? WB, मतलब इसी को हम लोग वेबर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू लोग? इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल आप सभी बच्चे देखिए, इतना कम समय में 100 सवाल का रिवीजन और 100 सवाल आप सभी बच्चों के बीच लाने का मतलब मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और मैं कहता हूं कि इतना क्वालिटी टाइम, है ना, आप सभी को कहीं और नहीं मिल सकता। इसीलिए मेरे भाई, आप सभी अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन करवाते वक्त एक बार अपने विराज सर का चेहरा याद रखिएगा। क्या जो बोले थे वो आप सभी के लिए किए, है ना? संसाधन कम भी पड़ा तब भी कहीं से जैसे हुआ वैसे एडजस्ट करके किए। तो प्लीज और प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन करवाते वक्त एक बार आप सभी को मेरा फेस याद करके रखना है, ठीक है? और आपके साथ जो हुआ है उस चीजों को भी याद करके रखना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे यहाँ करवाओ, जहां पर आपको व्यवस्था अच्छी लगे वहां पर, ठीक है? और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर यहाँ पर करवाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्टडी आजादी का मकसद ही वही है, ठीक है? और मैंने आप सभी बच्चों के डिमांड पर स्टडी आजादी स्टार्ट किया, नहीं तो मैं ऑफलाइन चला जाता पढ़ाने के लिए, ठीक है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज भी ठीक ठाक सैलरी हमको, है ना, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग वाले दे सकते हैं। लेकिन आप सभी के डिमांड, आप सभी के प्यार, आप सभी के सपोर्ट की वजह से सारी चीजें, है ना, चली है। तो ऐसा ना हो ये सिर्फ इस ईयर तक चले, ठीक है? ये सदियों तक चलनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब आपका काम रहा कि यहाँ के बाद जितने भी 11 से 12th में बच्चे गए हैं सबको आपको YouTube चैनल पर लाना है। क्लास जो है बहुत जल्द हम स्टार्ट कर रहे हैं, 6 या 7 तारीख से नया बैच YouTube पर भी स्टार्ट हो जाएगा और ऐप पर समर्पण बैच स्टार्ट है। अपने आपके घर के अपने छोटे भाई बहन है, आंख बंद करके समर्पण बैच में एडमिशन करवा दीजिए। और आस पड़ोस के हैं तो यूट्यूब पर लाइए, वहां पर पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तब वहां एडमिशन लेंगे। बाकी जो कहते हैं वो पूरा करके देते हैं, आप जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते। अच्छा, ये सवाल है ना, एक्सप्लेन करना हम। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है, आप याद कर लीजिएगा। 2 गुण यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन दिखाना है, पूरा साल तो आप पढ़ रखे हैं, ठीक है? बस आपको क्वेश्चन दिखाना है। बोल रहा है क्या? एक छड़ चुंबक की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थितियों को समझाएं। ये भारी है क्या? अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति का परिभाषा लिखना है, आपको लिख देना है, ठीक है? अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। अगर अंतर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स का बीमा तथा एसआई मात्रक को लिखे। क्या यह अदिश अथवा सदिश है? एसआई मात्रक टेस्ला इंटू मीटर है, ठीक है? चुंबकीय फ्लक्स जिसको हम क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। अब बीमा यहाँ पर लिखा है और ये कौन सा राशि है? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है? ये क्या है? अदिश राशि है। यह जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ऐसे 1 + 1, है ना? मतलब 2 नंबर के लिए 1 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे, 1 नंबर इसके लिए 0 नंबर, लेकिन नहीं लिखोगे तो नंबर काट देगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में अंतर लिखें। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल, चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी बच्चे ने काफी अच्छे तरीके से देख लेना है। बोल रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकीय पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रेरित चुंबकत्व आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है ना? इसकी माप I तथा H के अनुपात से की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। लेंज का नियम क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड सवाल, ठीक है? लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। लेंज का नियम क्या है? जिसके कारण बनता है उसी का क्या करता है? विरोध करता है। देखिए ना, नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ बन गया, नॉर्थ जा रहा है तो साउथ बन गया, आ रहा है तो आने नहीं देगा, जा रहा है तो जाने नहीं देगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फैराडे के नियम क्या है? MBBI सवाल है, ठीक है? फैराडे के 2 नियम है, आप जानते हैं कि जब किसी कुंडली से असंबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? ये है अपने पास फैराडे का पहला नियम, और ये धारा तब तक उत्पन्न होता है जब तक जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के जो है समानुपाती होता है, मतलब ये मात्रा भी बता दिया। तो E = dφ/dt, डेल्टा के में भी आप लिख सकते हैं। लेंज का नियम लगाए n मान ले तो पूरा शुद्ध रूप से हम ऐसे फॉर्मूला को लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, भंवर धाराएं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी उपयोगिता है ना, लिखिए। व्हाट इज एडी करंट? राइट डाउन इट्स, है ना, यूजेस, ठीक है? तो धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तब जो धारा उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे? भंवर धाराएं कहेंगे, ठीक है? परिभाषा याद कर सकते हैं। उपयोग क्या है? तो प्रेरण भट्ठियों में इसका उपयोग करते हैं हम, और जो है हम लोग जो है रेलगाड़ियों में ब्रेक लगाने के रूप में करते हैं, या फिर जो अपने पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। स्वप्रेरण क्या है? व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है? किसी कुंडली का वह गुण जिसके प्रभाव में वह कुंडली उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, इसलिए तो इसको विद्युत जड़त्व भी कहते हैं।
एक कभी भी एक कुंडली जो है नहीं चाहता है कि उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान बदले या बढ़े या घटे, नहीं चाहता। यही गुण क्या कहलाता है? स्वप्रेरण कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण, जब आप किसी दो निकटवर्ती है ना, दो पास पास जो है दो कुंडली उपस्थित है, एक कुंडली में धारा परिवर्तन करो, उसके कारण दूसरा में अगर अपने पास जो है धारा परिवर्तित होने लगे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर क्या है? अन्योन्य प्रेरण है, जिस पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। डायग्राम इसका बना लीजिएगा, हम आपको पढ़ा रखे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल, प्रतिघात क्या है? देखिए, प्रतिघात और प्रतिबाधा में से कोई एगो पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रतिघात क्या है? बहुत अच्छा समझा दिए, दो तरीके का होता है, ठीक है। इस सर्किट में धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है, उसी को प्रतिघात कहेंगे। मतलब कि शुद्ध प्रेरक या फिर शुद्ध धारिता जो है उत्पन्न करने उसको प्रतिघात कहेंगे। जो प्रेरक जो अपने पास प्रेरक है, उसके कारण जो धारा के मार्ग में उत्पन्न होगा विरोध, उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, एक्सल, जो ओमेगा के बराबर होता है। और जो धारिता है उसके कारण उत्पन्न होगा भारतीय प्रतिघात एक्सी, जिसको 1/ओमेगा सी के फॉर्मेट में लिखते हैं। प्रतिबाधा क्या है? जब है ना दो गो, मतलब कि प्रेरक और अपने पास संधारित्र, ठीक है, या फिर तीनों प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध मिलकर के धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करे, तो हम लोग क्या कहेंगे? जो प्रभावी प्रतिरोध है उसी को प्रतिघात कहते हैं। और जेड का मान एलसीआर सर्किट के लिए ये होता है, जब डोमिनेंसी किसकी हो, तो जब डोमिनेंसी जो है एक्सएल की हो तब, मतलब एक्सएल बड़ा हो तब, और जब एक्स सी की डोमिनेंसी होती है तब ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एलसीआर अनुनादी परिपथ क्या है? जब प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, तब उस कंडीशन में कहा जाता है कि सर्किट कैसा है? रेजोनेंट। और उस कंडीशन में जो करंट है वो मैक्सिमम होता है और इंपेडेंस जो है वो मिनिमम होता है, जो कि आर के बराबर होता है। और अनुनाद की स्थिति में परिपथ पूर्ण रूप से प्रतिरोध का गुण धारण कर लेता है, रेजिस्टिव सर्किट के जैसा ये कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है विशेषता गुणांक क्या है? व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका जो है सो इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही हम लाए हैं, और कोई रिस्क नहीं लेने का, अच्छे से पढ़ के जाने का, पूरा 1 साल का बात है। और मेरे भाई एक बात अखंड सत्य है, ठीक है, कि अगर वीवीआई क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन पढ़ करके कोई टॉपर बन जाता तो पूरा साल पागल बन के कोई नहीं पढ़ाई करता, ठीक है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बोल रहा है क्या कि अपने पास एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को क्या कहते हैं? विशेषता गुणांक, क्यू से दिखाते हैं। क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल, शक्ति गुणांक क्या है? तो शक्ति गुणांक क्या है? औसत शक्ति और जो अपने पास आभासी शक्ति है, मतलब कि जो वर्ग माध्य शक्ति है, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान वाला शक्ति है, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक। और कॉस फाई का एक और फॉर्मूला होता है ना, R/Z होता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है, ठीक है, तो ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते। वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस धारा के कारण जो है परिपथ में शक्ति का मान शून्य मिले, उसको क्या कहेंगे? वाटहीन धारा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वाटहीन धारा कहेंगे। और वाटहीन धारा क्या होता है? आई साइन फाई होता है। और वाटफुल धारा कौन सा होता है? वाटफुल धारा तो आई कॉस फाई होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये भी आपका क्या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं? तो बोल रहा है क्या कि निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज में लिखना हो तो फॉर्मूला को हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों को समझाएं। एक्सप्लेन द एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ताम्र हानि होता है, फ्लक्स क्षरण हानि होता है, भंवर धारा हानि होता है, और सक्रिय ऊर्जा हानि होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि क्या होगा? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से याद करके जाइएगा। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक की बनी होती है, जिसके अल्प प्रतिरोध के कारण है ना उसमें ऊर्जा में हानि, उसमें ऊर्जा है ना हानि होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ताम्र हानि कहते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोध प्रतिदार होता है, क्यों? ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, फ्यूज के तार के दो विशेषताओं को आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो कम प्रतिरोध होता है, कम गलनांक होता है, ठीक है। और देखिए ध्यान दे, है ना, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते? दक्षता का परिभाषा याद कर ली। ट्रांसफार्मर का परिभाषा क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर वह विद्युतीय यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो ट्रांसफार्मर का परिभाषा और तब दक्षता। ट्रांसफार्मर का परिभाषा और परिणमन अनुपात भी पूछ सकता है। तो आप परिणमन अनुपात क्या होता है? के क्या होता है अपने पास? तो के होता है NS/NP, NS/NP, या फिर VS/ में क्या? तो VP, या फिर IP/ में क्या? तो IS होता है। कोई एक के उठा करके आप लिख सकते हैं अपने पास परिणमन अनुपात का परिभाषा, ठीक है। अब यहां तक जो वीडियो नहीं देखें, कितना बड़ा उनका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो छोड़ के चले होंगे कि PDF आएगा तो या देख लेंगे, तो उनको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप यहां से परिभाषा क्या लिख सकते हैं?
द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एवं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का परिभाषा क्या? वह विद्युतीय यंत्र जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट सवाल को हम लोग समझते हैं विस्थापन धारा जो है वो क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? ठीक है, देखिए अब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसके कारण जो धारा बहता है या फिर बनता है उसको हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। परिभाषा ये है, आपको जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बहुत अच्छे से हम आपको समझा रखे हैं। 81 नंबर सवाल देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको पढ़ाया। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को लिखे, MVVI क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हम मेंशन करेंगे। ठीक है, लेजर है ना, लेजर। ठीक है, लेजर लेजर ठीक है, लेजर किरण के गुणों को लिखे। ठीक है, इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, लेजर किरण के गुण को लिखे। ठीक है, लेजर के गुण को लिखे, लेजर के या फिर ऐसे कर लीजिए, लेजर के है ना, लेजर क्या है कर लीजिए, है ना, लेजर क्या है, ये भी एक ऐड कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आ गया क्वेश्चन तो हम आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट सवाल, खतरे का रंग लाल क्यों होता है? तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, दूर से ही दिखाई दे देता है। ठीक है, हम आपको कई बार समझा रखे, दुल्हन इसीलिए ललका ललका पिन के आती है। ठीक है, ताकि आप सब जो है जल्दी जल्दी है ना विजिबल हो और आप सब देखे और ताली उली बजाए, है ना, और बोले कि दुल्हन अच्छी है, तारीफ करे। ठीक है, वैसे लड़कियां तारीफ सुनना चाहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? और ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी जो है λ/4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है? अकेले अकेले भी सवाल पूछ सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है और द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो क्या है। देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार पूर्णांतिक परावर्तन होता है, द्वितीयक में कितनी बार? 2 बार होता है। और डिफरेंस यहाँ लिखा गया है आप सभी बच्चों के लिए, इंग्लिश माध्यम वालों के लिए यहाँ पर लिखा गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आंसर नहीं है तो। वैसे मेरे से पढ़े हैं, अगर हम सफर बैच में पढ़े हैं या फिर आप सभी बच्चे जो यूट्यूब पर पढ़े हैं, ठीक है, तो आप सभी को ये पता होगा। ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, कोणीय विक्षेपण एवं विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करें। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोणीय विक्षेपण क्या है? तो बैगनी रंग एवं लाल रंग के विचलन कोणों में अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण। इसे थीटा से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला ये होता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, और अपने पास कोणीय विक्षेपण तो हो गया, विक्षेपण क्षमता क्या है? डिस्पर्सिव पावर क्या है? भैया श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को विक्षेपित करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? विक्षेपण क्षमता। और विक्षेपण क्षमता किसके बराबर होता है? तो कोणीय विक्षेपण और अपने पास येलो कलर का मीन कलर, येलो है ना, येलो कलर का जो डेविएशन है उसके रेशियो के बराबर फॉर्मूला रखेंगे, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसका म्यू माइनस 1 इंटू ए से ए कट जाएगा तो म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूरा हीरा क्यों चमकता है? वाई है ना डज डायमंड शाइनिंग? ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है जिसके कारण इसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, जिसके कारण इसमें पूर्णांतिक परावर्तन प्रकाश का अत्यधिक होता है, मतलब कई बार होता है, लगातार होता है, जिसके कारण हीरा जो है वो कैसा चमकदार हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या है याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि जब क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाएगी, यही घटना क्या कहलाती है? पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन के आवश्यक शर्तों को लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, और आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में बनने कोण, वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का होता है उसको क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स 1/μ या फिर C इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू। ठीक है, म्यू है ना, यहां से हम बोल सकते हैं म्यू आर बट्टा म्यू डी। ठीक है, म्यू आर बट्टा म्यू डी, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा अगर ऊपर में एयर नहीं होगा तब। नेक्स्ट सवाल, नाभिकीय संलयन क्या है ना? व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ये समझिए। जब एक बड़ा नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में बंटता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, उसको क्या, माफ कीजिएगा, है ना, मैंने नाभिकीय विखंडन का परिभाषा बोल दिया। जब दो छोटे छोटे या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक जो है मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुड़ना। ठीक है, मैंने गलती बोल दिया था, माफ कीजिएगा उसके लिए। ठीक है, अब नाभिकीय विखंडन, अब क्या है हम लोग के पास? नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फिजन। जब एक बड़ा नाभिक
दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होता है, उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आप सभी बच्चों का इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझिए कि सारे इंपॉर्टेंट सवाल को पिक किए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल को पिक किए गए हैं। ठीक है, नाभिकीय बल एवं इसके गुण को लिखे। ठीक है, नाभिकीय बल एवं इसके गुण को लिखे। देखिए, नाभिकों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध करके रखता है। ठीक है, नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध करके रखता है, और अपने पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध करके रखता है। ठीक है, मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन। वह बल जो परस्पर न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध करके रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। इसके गुण है ना, कम परास के होते हैं, शॉर्ट रेंज, यह आवेश से स्वतंत्र, असंरक्षी होते हैं और केंद्रीय होते हैं, और प्रबल आकर्षणीय होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पी पी दो प्रोटॉन के बीच काम करता है, एन एन दो न्यूट्रॉन के बीच काम करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच ये कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, नाभिक का द्रव्यमान आपको लगता है ना कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, उससे थोड़ा सा कम होता है। उससे क्या होता है? थोड़ा सा कम ही होता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम होता है। तो जो खत्म हो गया द्रव्यमान, वो क्या करता है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग वही ऊर्जा का निर्माण करता है, और वही क्या है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो सारी बातें इसके बारे में लिखी गई है, पढ़ा भी रखे, आप सभी को याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, समस्थानिक क्या है? स्थान जिसका समान हो। ठीक है, स्थान समान हो, मतलब कि जिस परमाणु का परमाणु संख्या एक समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसे यहाँ पर समस्थानिक दिखाए गए। ठीक है, इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं यहाँ पर इसको देख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, 4 तारीख को पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे तब तक एकदम वीडियो को रिवाइज कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 घंटे से ज्यादा ना जाए वीडियो। ठीक है, 1 घंटे में 100-2 नंबर का सवाल हम लोग कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, संभारिक क्या है? ठीक है, संभारिक क्या है भैया? द्रव्यमान बराबर होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा, जैसे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पर जो है कार्बन और नाइट्रोजन। तो अब देखो, कहोगे कि सर कार्बन का तो यहाँ पर जो है तीसरा समस्थानिक यूज किया गया। बिल्कुल, समस्थानिक का यूज करके संभारिक को समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अपने पास, बोर के परमाणु मॉडल की अभिधारणाएं क्या है? ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल की अभिधारणाएं काफी बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रखे हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ, पी प्रकार अर्धचालक क्या है? तो शुद्ध जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन के क्रिस्टल में त्रिसंयोजी पदार्थों को मिलाया जाता है तो बनने वाले और शुद्ध अर्धचालक को हम लोग पी प्रकार अर्धचालक कहते हैं। और मैं ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा हूं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पी प्रकार अर्धचालक। पंच संयोजी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं। एन में पंच संयोजी मिलाएंगे पेंटावलेंट, तब अपने पास पंच संयोजी बनेगा। ठीक है ना? तो अपने पास क्या है? ये अपने पास जो है एन टाइप सेमी कंडक्टर है। और फाइनली 100 नंबर सवाल। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक एवं एन प्रकार अर्धचालक में अंतर। यहाँ आंसर नहीं लिखा गया, आप अपने से लिख लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा पी प्रकार, पहले तो लिखिएगा ऐसे हेडिंग, पी प्रकार अर्धचालक एवं एन प्रकार अर्धचालक में निम्नलिखित अंतर है ना? और एक तरफ पी प्रकार, एक तरफ क्या लिखना आप सभी बच्चे ने? एन प्रकार लिखिएगा। यह त्रिसंयोजी पदार्थों के, यह त्रिसंयोजी अशुद्धियों को मिलाने पर प्राप्त होता है। वह उधर लिखिएगा, यह पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाने से प्राप्त होता है। लिखिएगा, इसमें मुख्यतः होल होते हैं, और उधर लिखिएगा इसमें मुख्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे हम लोग ग्राही अशुद्धि कहते हैं और इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप 3-3 अंदर लिख दोगे तो कहानी बन जाएगा। ठीक है, और अंत में हम आपको कुछ सवाल और बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। जैसे बोहर के, ठीक है, बोहर के हम लिखवाए भी हैं, है ना? SRM में आप सभी बच्चों को लिखवाए भी। ठीक है, बोहर के परमाणु मॉडल। ठीक है, बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है, बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है, ये हम आपको बता दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, अंत में आपको यही सारी चीजें है ना याद रखनी है। ठीक है, और भी सवाल क्या हो सकते हैं? और क्या सवाल हो सकते हैं? और क्या सवाल हो सकते हैं? ठीक है, लॉजिक गेट से, ठीक है, लॉजिक गेट से संबंधित एक भी सवाल हम नहीं मेंशन किए हैं। लॉजिक गेट पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं पता है वीडियो वाले सेक्शन में देखिए, 16 मिनट में पूरा पढ़ाई लिए हैं। ठीक है, 16 मिनट में हम पूरा पढ़ा दी, तो लॉजिक गेट के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा इसको। वेव ऑप्टिक्स के कुछ सवाल अगर आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, आपके पास 3 दिन है। वेव ऑप्टिक्स के आप कुछ सवालों को पढ़ सकते हैं, और बाकी मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कोई सवाल छूट रहा है।
मुझे ऐसा नहीं लगता है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन का परिभाषा वगैरह आप याद कर सकते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन ही बनाने हैं, बन जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आप जो है बुक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है बुक्स एंड नोट्स को आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए भाई हम भी इंसान ही हैं, ठीक है। और जब नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से भी स्किप होती है, तो आप मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर वगैरह जो भी चीजें हैं, आप इतना अपने प्रिपरेशन, आपने जो भी साल भर तैयारी किया है उसमें ऐड कर लीजिए। देखिए अगर 2-4 सवाल आपको तो जनरली आ ही रहा होगा सभी, अगर जो नहीं पता हो उसका आंसर आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन में ये भी आपका ऐड हो जाएगा, और लास्ट में अपना जो भी है बुक्स वगैरह आप रिवाइज करके जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। और हम यही कहेंगे आप सभी बच्चों को कि 4 फेब को, ठीक है, 4 फेब को शाम 6 बजे आप सभी बच्चे आइए। मैं आप सभी बच्चों को श्योर करता हूं कि ये क्लास करोगे ना तो आप जरूर, आपका तो 3 नंबर बढ़ जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन इस क्लास के बाद 15 मिनट का ये क्लास होगा, इसके बाद आप सभी बच्चों के कुछ तो जरूर मार्क्स इंप्रूव होंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों को इतना ही कहूंगा कि आइए, और जितने भी दोस्त हैं आप सभी के, सबको लेके आइए। और हम लोग का 12th का वो समझिए तो लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम सभी शिक्षक, है ना, सभी नहीं, मैं तो अकेला हूँ, काश, है ना, मतलब सभी लोग रहते, अभी तो एक साथ लाइव आते। आज का दिन ऐसा था कि परीक्षा पे वार्ता हम लोग करते, है ना, मतलब ठीक है ना, हम लोग भी आते, कहीं सर लोग खड़े रहते, हम भी सब लोग बोलते, बात करते, ठीक है ना। नहीं हो पाया ये इस बार, बट अगले बार होगा। और मुझे अपने किरदार पे भरोसा है कि मैं अच्छा कर जाऊंगा, और जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे शायद नहीं जाएंगे इधर उधर, है ना। और अगले साल शायद, है ना, सभी शिक्षकों के साथ खड़ा होकर के परीक्षा पे वार्ता करेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चे, है ना, कोई बात नहीं, है ना, अकेले, है ना, आएंगे आप सभी, हम सभी शिक्षक बोल दिए, थोड़ा सा मतलब लग गया यार वो चीज, है ना, मतलब दिल पे, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को बस रहना है, ठीक है, एज ए टीचर, है ना, आपके सामने सिर्फ मैं रहूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही आना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि टीचर्स लोग हैं, जैसे जहाँ शिक्षक होते हैं वहां तो लाते ही नहीं लोग, हमारे पास नहीं है तो हम चाहते हैं कि रहते तो सभी लोग आते, ठीक है। तो हम आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, तो शाम 6 बजे आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से आना है। ये 100 सवाल आप कवर कर लीजिए, बाकी हमको अगर छूटा थोड़ा बहुत कमी अगर लगेगा तो हम एक और वीडियो बना देंगे, जिसमें 5-7 क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। या फिर उसी दिन जो है हम कुछ क्वेश्चन और ऐड कर देंगे कि बाबू देख लीजिएगा इन सारी चीजों को रात भर में, ठीक है। बाकी अर्जुना क्लास, कृष्णा क्लास, महाभारत आपके ऑब्जेक्टिव के आने हैं, ये क्लास को नहीं छोड़िएगा, ठीक है। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। कैसा लगा ये क्लास, एक बार आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आपके एक एक कमेंट हमको बहुत प्रेरित करता है और मोटिवेट करता है काम करने के लिए, ठीक है। यही जुनून, यही जज्बा से अगले साल भी काम करना है, तो आप सभी का प्यार, है ना, 12th के बाद भी चाहिए। सीयूईटी का फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, आपको पता है कि नहीं पता है, पता है ना, अगर पता है तो परीक्षा देकर चुपचाप आ जाइएगा, एक वीडियो मिलेगा कि सीयूईटी क्या है, सीयूईटी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के लिए, सीयूईटी करके क्या कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस पर बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।